हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान, आप सबका ऑनलाइन टीचर। डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और अलजबरा के सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशन मैं आपके लिए लगातार ला रहा हूं। हमने एक प्लेलिस्ट भी बना के रख दी आपकी, ताकि आप वीडियोस देखकर रिवीजन कर सकें। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं वीडियो देखकर, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर जो है, हमने अलजबरा की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। आप उसमें PYQs और प्लस सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और यहाँ आपने इस वीडियो को बहुत अच्छा जो है हमारा पसंद किया, तो चलिए अब हम एक और सैम्पल पेपर आपके लिए लेकर आ गए हैं। इसको भी जो है हम सॉल्व करेंगे, और इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखिए, जिसके अंदर हम जो पेपर है आप इस वक्त जो देख रहे हैं, हम आप इसको जो है सॉल्व करवाएंगे। और जिसको देखकर आपको जो है ना बहुत फ़ायदा होगा, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और आपका जो पेपर है अलजेब्रा का बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, वीडियो देखते देखते सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, सैंपल पेपर 2। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहले तो मैं जरा है ना पेन ले लेता हूं। फॉर एवरी सब क्वेश्चन फॉर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, है ना। पहला क्वेश्चन जैसा हमारा होता है, आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये एक पहली आपकी इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन का आपको दिया है। और एक mx प्लस एन वाई इज इक्वल टू डी, ये दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है। इसमें कंडीशन दिया है an इज नॉट इक्वल टू bm, देन दीज साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव डैश। क्या होगा इसका मतलब? सो डियर स्टूडेंट, जब भी कभी आपको इस तरह से एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जाए जिसमें an इज नॉट इक्वल टू bm, इसका अधिक वैसे तो देखा जाए क्वेश्चन जो है ना आपका प्रॉब्लम सेट से लिया गया, इसका मतलब होता है ओनली वन सोल्यूशन, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आपको कुछ बातें इस टॉपिक से रिलेटेड जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये कि हम नो सोल्यूशन कब बोलेंगे, वन सोल्यूशन कब बोलेंगे, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब कहेंगे, ये आपका जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज़, देखिए मान लीजिए अगर दो इस तरह से इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरी इक्वेशन है आपकी a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये दो आपकी लाइन ऑफ इक्वेशन है, यानी एक साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दिया हुआ है। अगर आपका पहला कंडीशन देखिए, अगर आपका दोनों इक्वेशन का जो कोइफिशिएंट्स हैं, जिसको हम a b c बताया है हमने, इनका अगर रेशियो इक्वल आता है ना, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इस तरह से रेशियो अगर सबका इक्वल आता है, देन हम ये कहेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है। क्या है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हम ये कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है जब ग्राफ में बनती है, तो कैसे बनती है वो एक तरह से एक के ऊपर एक बन जाती है, यानी कोइंसाइड कर लेगी, एक दूसरे को ढाक लेगी, है ना। एक के ऊपर एक बन जाएगी, दोनों इक्वेशन के पॉइंट सेम सेम मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड, मान लीजिए अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 से, है ना, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल आ गए, तो इसे हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन, जो हमारा इस क्वेश्चन में पूछा गया यूनिक सोल्यूशन। ऐसी इक्वेशन है ना, ग्राफ पे जब बनती है तो इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इस तरह से इंटरसेक्ट करती है ना। और थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट ना इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसे आ जाता है। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है इसे हम कहेंगे नो सोल्यूशन। क्या कहेंगे? नो सोल्यूशन। तो ये जो है ना एक दूसरे के पैरेलल बनती है ग्राफ पेज पे। कैसे बनती है? पैरेलल बनती है। इस पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो आई होप आपको जो है ना ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जब आपको दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक तरह से दी जाती है, लाइन ऑफ इक्वेशन दी जाती है, साइमल्टेनियस इक्वेशन दी जाती है, तो इसकी जो 3 कंडीशन है 1 2 3, इन तीनों कंडीशंस के बेसिस पर जो है ना इनकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, MCQ हम लोग कर रहे हैं। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस mx माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपको दिया है, इस इक्वेशन में
जो आपका कोएफिशिएंट वेरिएबल है x, वहां पर जो है ना आपको क्या करना है, ये जो आपको रूट दिया ना 2, ये 2 आपको पुटअप करना है। तो 2 स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें m का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 2m या माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए 2m माइनस 5 है ना, तो माइनस 5 में से 4 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो 2m आपका यहीं रहेगा, माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2। तो 1/2 आपका किधर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर इतना सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं भाई, इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट आंसर कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको एक इक्वेशन याद है, इसका आंसर पता है, तो आप फौरन लगा देना या फौरन आप पॉइंट चूज कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 का टेबल 3 1 3, 3 2 6 है ना, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। अब इस नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो 9 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 12 30 है ना, 40 45। ये तो आप ऐसे ही बता दें, लेकिन थोड़ा टाइम लगा कि नहीं इसके अंदर। 45 आपका आंसर है ऑप्शन ए। यानी जो 5 मल्टीपल है 3 के, जो 3 का टेबल है इसके जो पहले 5 मल्टीपल है इसका सम कितना होगा, तो इन सबको आपको ऐड करना होगा, है ना, इन सबको आपको जो है क्या है ऐड करना होगा। तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 45। तो 45 का क्या है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। पहले तो आपको पता होना चाहिए 1 to 100 के बीच में ना देर आर 25 प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर्स। कितने प्राइम नंबर्स है, 25। तो मान लीजिए आपका एन ऑफ ए में 25 आ गया, है ना, और जो आपका एन ऑफ एस होगा वो क्या होगा, वो आपका 100 होगा, क्योंकि उसमें 100 नंबर में से चूज करना है ना इसके लिए। तो आपका पी ऑफ ए क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, यानी 25 डिवाइड बाय 100 दैट इज 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, तो 1/4 आपका प्रोबेबिलिटी है। तो 1/4 कौन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, और आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एकदम बेसिक के साथ जा रहा हूं मैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का भी, ये भी देखो 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, 4 मार्क्स का होता है ये, इसमें चारों क्वेश्चन करने होते हैं। राइट द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन देखो पी बाई की फॉर्म में दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जो आपको x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 4 ऐसे इक्वेशन दिया है ना, आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो x को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 4 इंटू वाई 4y हो जाएगा, है ना, प्लस प्लस है बीच में, डिवाइड बाय 3 4 3 12, है ना, इक्वल इस तरह से 4 हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये 12 जो है ना अगले स्टेप में 4 के मल्टीप्लाई में जाएगा इस तरह से, तो 12 4 जा 48। तो आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 48। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है, ax प्लस by इक्वल टू सी, ऐसे ही है ना, तो उसी फॉर्म में आपको लाना था। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट एपी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फाइनाइट ओपन एंडेड क्वेश्चन है, OEQ ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला है। तो देखिए फाइनाइट बोला ना, तो फाइनाइट सेट आपने देखो सेट चैप्टर में पढ़ा हुआ 9th क्लास में। तो फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं जैसे कि 1 to 10, 1 2 3 4 5 6, है ना, यहां से लेके अप टू द 50। तो एक तरह से ये फाइनाइट एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक एक का डिफरेंस है, तो ये भी एपी हो गया एक, है ना। तो 1 एग्जांपल बोला तो इसलिए आपने एक एग्जांपल लिख दिया, आप कोई भी तो और एग्जांपल लिख सकते हैं, है ना। फाइनाइट है 50, मतलब उसके जो हमने एक लिमिट रख दी ना 50 के आगे नहीं जाना है, तो ये फाइनाइट हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ वॉच इज 200। एक रिस्ट वॉच है जिसका प्राइस 200 रुपीज है। द रेट ऑफ CGST इज 6%। फाइंड द SGST पेएबल ऑन द GST। अभी देखो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अमाउंट पर
जितना रेट ऑफ सीजीएसटी होता है उतना ही रेट ऑफ एसजीएसटी भी होता है, सबको पता होना चाहिए, यानी 6% होगा। तो हम 200 रुपीज़ पे एसजीएसटी फाइंड करेंगे। तो 200 रुपीज़ पर अगर 6% अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, ये 200 इंटू 6% मीन 6/100, सॉरी 12 क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 6/100 लिखेंगे। तो 2020 गेट कैंसिल, 2 6 12, तो 12 रुपीज़ आपका जो होगा वो एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन सिलेक्टिंग वन कार्ड एट रैंडम फ्रॉम कार्ड्स बियरिंग नंबर 10 to 20। अब देखो आपका सैंपल स्पेस क्या रहेगा, 10 से स्टार्ट हो रहा है ना, और हर कार्ड पे नंबर लिखे है, तो 10 से 20 है, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हो रहे हैं, 11 नंबर। देर आर एनफ एस इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर। देर आर 11 पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग वन कार्ड एट रैंडम, है ना। हर नंबर का चांसेस बराबर बराबर है ना सिलेक्ट होने का, तो इसलिए इसमें इतना आउटकम्स है, टोटल 11 आउटकम्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कर लेते हो तो समझ लो आपको 8 मार्क्स मिल जाते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की ए में। इसमें भी जो है ना 2 एक्टिविटी, 3 आती है वैसे, 2 करना होती है आपको, तो आपको 2 2 4 मार्क्स आपको मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म है, इस तरह का टेबल आपको नजर आने वाला है। देख के लिखना है आपको। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये 0,4, तो ऊपर 0 लिखा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है -4 आएगा, है ना। अब यहाँ पे भी देखो पहले से 2 लिखा है, तो ये भी 2 एक्स की पोजीशन का 2 इधर ही है, तो -2 वाई की पोजीशन का यहाँ पर आ जाएगा। तो एक ही नंबर बचा है, और जो कि वाई का वैल्यू दिया है, तो वाई का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में x - y = 4, वाई का वैल्यू 1 इधर रख दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा, x = 4 के प्लस में चला जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, तो हमें लिखेंगे 5, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 5,1। खत्म। 2 मार्क्स मिलेंगे, कितने इज्जत से और कितनी रिस्पेक्टफुली आपको जो है मिल जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन इस तरह का जो आपको पेपर में रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के वाला जो मेथड है ना, प्रैक्टिस सेट 2.1 में है, वो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आपको नजर आ सकता है ना, तो उसकी प्रैक्टिस करके चले जाना। देखो यहाँ पर एक इक्वेशन आपको दी हुई है, अब तो इक्वेशन को कंपेयर करना है किससे, ax² + bx + c = 0 से। तो a का वैल्यू 1 दे दिया है, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसलिए a का वैल्यू 1, b का वैल्यू क्या होगा 7 हो जाएगा, तो 7 लिख देंगे, c का वैल्यू -1, तो देखो -1 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, आप क्या करेंगे, तो b² यानी 7 का स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 1, c भी -1 है, तो देखो 7 का स्क्वायर 49 माइनस प्लस 4 1 4, तो 49 + 4 कितना होगा 53, है ना। 53 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, आपको हो सकता है नेचर ऑफ रूट भी पूछेगा, तो इसमें आगे एक और स्टेप करना पड़ेगा, है ना, सम ऑफ द रूट्स या फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह के एक्टिविटी आ रही है एग्जाम्स में। खास करके प्रैक्टिस सेट 2.5 को है ना नेग्लेक्ट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से करके जाओ, 2.5 2.6 है ना, इसको अच्छे से करने का। अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा जोर किस पे देने का, अगर चैप्टर 2 पे, तो भाई 2.5 अच्छे से करने का। 2.5 से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिता है, सुमित नहीं है, स्मिता इन्वेस्टेड 12,000 एंड परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 एट अ प्रीमियम अमाउंट ऑफ 2 रुपया ज़्यादा के साथ 10 रुपया जो हमारा दर्शनी जो कीमत होता है, दर्शनी वैल्यू होता है, फेस वैल्यू, तो उस हिसाब से उन्होंने शेयर परचेस किया और टोटल पैसा कितना लगाया 12,000 लगाया। तो अपने को मालूम करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स शी परचेस्ड। कितना शेयर्स उन्होंने परचेस किए ये फाइंड करने के लिए हमको लगाना है। एकदम ईजी है। मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए फेस वैल्यू में जो प्रीमियम अमाउंट है, प्रीमियम
वो आपको ऐड कर देना है। तो पहले प्रीमियम लिखेंगे, देन फिर आप पेन से ऐसे बॉक्स बनाएंगे। हाँ, पेन से या पेंसिल से, लेकिन पेन से बनाना आप, ठीक है। तो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और प्रीमियम अमाउंट 2 है, तो आपका हो जाएगा 12। फॉर्मूला भी लगा के दिया है, 12 वन ज़ा 12, 12 वन ज़ा 12, यानी आपका 1000 शेयर्स आपका आ जाएगा। कितना स्मिता ने कितना परचेस किया? 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पेज पे हमने दोनों ले लिया है, दोनों क्वेश्चन स्लाइड के ऊपर। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। आपको यहाँ 4 क्वेश्चन करने, तो आपको 8 मार्क्स मिलेगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। देखिए, एक आपको जो है क्या दिया है, डिटर्मिनेंट दिया है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2√3 का 3√3 से, तो 2√3 इंटू 3√3 है ना, 3√3। फिर माइनस लगाएंगे, फिर 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 हो जाएगा, और √3 मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, है ना। और 9 2 से ये 18 हो जाएगा, तो 16 6 3 18 माइनस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, आने के पूरे पूरे चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे ही लिखा है, देखिए, राइट द करेक्ट इक्वेशन, इसको इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस b प्लस सी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और abc का वैल्यू भी निकालना है। तो पहले देखो, आपको जो इक्वेशन दिया है 3m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 9, m² वाले टर्म को इधर भेज देंगे, तो 3m² माइनस 2m² है ना, इक्वल टू माइनस 9, है ना। अगर मैं -9 को मैं यहाँ ले लूँ तो देखिए, -9 को यहाँ ले लूँ तो +9 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। तो देखो, 3m² में से एक 2m² चला गया, तो आपका एक m² बचा, +9 इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर से देखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे बनाना है, तो m² हमारा टर्म है, लेकिन सिर्फ m वाला टर्म नहीं है, तो हम लिखेंगे 0m +9 इक्वल टू 0। अब अगर कंपेयर करेंगे तो आपको a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा आपको 0, और c का वैल्यू मिलेगा आपको 9। इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन, tn का वैल्यू दिया, यानी nth टर्म आपको दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ d बोला है। तो पहले आप क्या करेंगे, tn जो आपको दिया है, tn इज इक्वल टू 5 माइनस 11। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए पहले n की यहाँ पे 1 रखिए, तो 5 इन माइनस 11 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 11, यानी आपका हो जाएगा -6। सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए आप n के यहाँ पे कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, तो 5 माइनस 11 टू 22, 22 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -17, ठीक है। और 5 माइनस 11 इंटू 3, तो 5 माइनस 33, कितना बचेगा आपका? ये -28 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक तरह से अगर हम n जिसको एक डिफरेंस कॉमन है, यानी d समझ लो, एक एक हम लोग रखते जा रहे हैं, तो d का वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम लोग, है ना, तो इस तरह से हमको ये नंबर्स मिल रहे हैं, यानी AP मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिफरेंस फाइंड करेंगे इस तरह से, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -17 माइनस -6, तो ये जाएगा ये -17 माइनस माइनस +6, तो कितना जाएगा? ये हो जाएगा -11, है ना। इसी तरह से एक बार और फाइंड करेंगे, तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, तो थर्ड टर्म आपका -28 माइनस सेकेंड टर्म आपका है -17, तो -28 माइनस +17, तो कितना बचेगा? यहाँ भी -11 बच रहा है, तो आप देख सकते हैं डी का वैल्यू क्या आ गया? -11 आ गया। क्या आ गया? -11। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200 रुपीज। एक शेयर का मार्केट वैल्यू है कितना? 200 रुपीज है, तो मैं MV लिख देता हूँ 200 रुपीज, ठीक है। इफ द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.3%, रेट ऑफ ब्रोकरेज यानी दलाली, ठीक है, कितना है? 0.3%। अब दलाली किसको बोलते हैं? किसी भी शेयर को अगर आप परचेस करने जाओगे तो एक ऑथराइज्ड पर्सन से मिलना पड़ता है, जिसको सब कंपनी के शेयर्स के बारे में नॉलेज होता है, किसको खरीदना है, किसको बेचना है ना, किसको जो है बायर की ज़रूरत है, किसको सेलर की ज़रूरत है, उसको सब पता रहता है। तो क्या होता है कि जब भी कभी परचेस करते हैं शेयर, तो उसमें मार्केट वैल्यू में
जो ब्रोकरेज है वो ऐड करके आपको परचेस करना होता है। तो पहले हम ब्रोकरेज फाइंड करेंगे। ब्रोकरेज हमको परसेंटेज में दिया है ना, तो ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे अप्लाई होता है ना, रेट ऑफ ब्रोकरेज, ये इसका फॉर्मूला है, रेट ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू आपका है 200, रेट ऑफ ब्रोकरेज आपका 0.3%। तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसमें 200 के अंदर 200 है, एक 10 से मल्टीप्लाई करें तो 0.33 बन जाएगा। देखो पहले मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, 200 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 100। परसेंटेज का मतलब 0.3 अपन 100 होता है ना, तो इसको क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक 10 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, है ना। 20 से 60 हो जाएगा, 60 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 0.60 पैसा, 60 पैसा आपका आंसर आएगा। या क्या आ गया, ब्रोकरेज आ गया, ये क्या आ गया, ब्रोकरेज। अब परचेस प्राइस या कॉस्ट प्राइस अगर आपको मालूम करना है ना, फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो परचेस प्राइस अगर मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू में ये प्राइस को, ब्रोकरेज को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मार्केट वैल्यू जो है आपका 200 है, ब्रोकरेज आपका है 0.60 पैसा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 200.60 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर एंड होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ रहा है, मैं एकदम स्लो स्लो आपको समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप लिखिए। आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। n/2 आपको दिया है 50, है ना, और L दिया है 40, CF 24, H 20, F 30। मीडियन फाइंड करने बोले, तो अब यहाँ मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, मीडियन का फॉर्मूला है। तो L आपका है 40, है ना, n/2 आपका है 50, CF आपका है 24, F जो है आपका 30, H जो है आपका गैप ऑफ क्लास 20। पुटअप कर दिया वैल्यू, अब सिंप्लीफाई करेंगे। 40 प्लस 50 में से 24 गया, कितना बचा, 6 ऐड करेंगे 30 और 20, तो 26 आपका बचा अपॉन 30 इंटू 20, है ना। मैं क्या करता हूँ, 0 0 कैंसिल कर देता हूँ, है ना, लेकिन नहीं करेंगे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए कौन सा टेबल से जा सकता है ये, 5 के टेबल से, 5 6 जा 5 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये 40 प्लस 26 का डबल क्या हो जाता है, 52 हो जाता है, डिवाइड में 3 आपका, है ना। तो अगर साइड में इसको मैं डिवाइड करता हूँ 52 को, तो 3 1 जा 3, है ना, 2 अब बचा, ये 2 भी उतार दिया, 3 7 जा 21, है ना, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, तो 3 3 जा 9, तो एक बचा, तो बचते रहेगा वो, तो आपका आ जाएगा 40 प्लस 17.33, तो ये हो जाएगा ये 57.33 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। तो मीडियन यहाँ फाइंड करने का इस तरह से क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है। यहाँ फॉर्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 ही एक्टिविटी आती है, एक ही करना होता है। देखो ये टेबल ना 2022 में भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए क्या बोला गया है। और जो मैंने जो नेक्स्ट लास्ट सैंपल पेपर जो मैंने कराया था उसमें ये क्वेश्चन था भी, है ना। हमारा टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, सप्लायर का नाम है, एड्रेस है, ठीक है। देखो यहाँ पर हर प्रोडक्ट का HSN कोड भी लिखा हुआ है, नाम भी है, क्वांटिटी भी लिखा हुआ है, रेट लिखा है 200 750, तो यहाँ पर भी 200 750 आएगा क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट वही है जो रेट है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 12 रुपीज़ 200 का, यानी 200 का 6% 12 रुपीज़ होता है, तो यहाँ पे भी 6% ही 12
रुपीज़ होगा, है ना। आपको 750 का 9% आपको मालूम करना है। 9% मतलब 9/100। तो आप क्या करेंगे, 1 0 कैंसिल कर दो, 9 को से मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 7 9 जा 63, 63 प्लस 7 67, और नीचे डिवाइड में 10 है तो ये हो जाएगा 67.5। कहते हैं 67.5, यहाँ पे भी 60, देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस आपको टोटल करना है। तो टोटल कैसे करेंगे, जैसे करते हैं, है ना। देखो कैसे करेंगे भाई टोटल, पहले तो ये जो 950 हो जाएगा, ये है ना, 750 और 950, 67.5 में 12 ऐड करना है आपको, तो 7 और 2 9, 6 और 1 3, 39.5 नहीं 79.5, क्या होगा आपका 79.5, है ना। तो ये जाएगा 79.5, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी था, यहाँ से देख के लिख लेते तो अच्छा रहता। ग्रैंड टोटल करेंगे, ग्रैंड टोटल देखिए, ग्रैंड टोटल में कैसा आएगा, 67.5 और 67.5 आपको ऐड करना है, 5 10, 7 7 14, 14 प्लस 1 15, 12 और 13 135, कितना रहेगा 135, तो हम लिखेंगे 135। टोटल करेंगे आंसर लेकर आएंगे, टोटल करेंगे और आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। तो 224 में 135 अगर आप ऐड करते हो तो हो जाएगा ये 9 5 3 359 आपका आंसर आएगा, ठीक है। और ये एक्टिविटी कंप्लीट है। सिर्फ कहाँ आपको हार्ड वर्क करना पड़ा, वो भी मल्टीप्लाई करने में, और कहीं भी नहीं, बाकी तो एज इट इज लिखना पड़ा आपको, ठीक है। तो ये आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है मुझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एक्टिविटी, दोनों में से कोई एक करना होती है वैसे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 एक्टिविटी आती है, 3 के ए में कोई भी एक करना होती है। देखो 6 फेसेस ऑफ डाई आर शोन, A B C D E O, द डाई इज रोल्ड वंस, एक बार उसको घुमाया गया, उछाला गया। कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एम दैट द इंग्लिश वोवेल अपीयर ऑन द अपर फेसेस। तो इसमें वोवेल कौन कौन है, ए ई आई नहीं है, ओ यू भी नहीं है, तो यहाँ पर ए ई और ओ आ जाएगा। तो एम ऑफ ए में कितना आ जाएगा आपका, एन ऑफ एम अपॉन एन ऑफ एस लिखते हैं ना हम लोग, तो 3 अपॉन आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। 3/6, एन ऑफ एस में कितने थे 6, और एन ऑफ एम में 3 हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आ गया। तो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे। देखो 6 बॉक्सेस फिल करने थे, 1 2 3 4 5 6, और 3 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3B, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। देखो क्या है पहला, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ये तो अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। अगर फादर का एज x है ना, सपोज लेट x बी द एज ऑफ फादर एंड y बी द एज ऑफ सन, y बी द एज ऑफ सन, द सम ऑफ फादर्स एज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. दो बार दो अलग अलग कंडीशन दी गई है, तो समझ जाना चाहिए कि भाई चैप्टर 1 से क्वेश्चन लिया हुआ है, और वैसे भी ये टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है, तो देख के समझ में आ रहा है भाई चैप्टर 1 का है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी उसके अकॉर्डिंग द सम ऑफ द सम, तो सम करेंगे द फादर्स एज यानी x और ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन यानी 2y, कितना बोला है 70 बोला है। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 1 हो गई। इसी तरह से इफ यू डबल द एज ऑफ द फादर, फादर की एज को अगर हम लोग डबल कर रहे हैं एंड एडेड टू द एज ऑफ सन, तो सन यानी y है ना, तो कितना मिलता है हमको 95 मिलता है। तो देखो दूसरी इक्वेशन भी मिल गई। अब अगर हम इसमें इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी नंबर से, समझ लो इसको मल्टीप्लाई कर देता है 2 से, तो कितना आएगा ये 2x प्लस 2 टू द 4y इज इक्वल टू 2 7 140। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। ये दूसरी इक्वेशन है। माइनस कर रहे तो देखो साइन बदल जाएगा सबका, तो ये 2x गया, 4y में से 1y जाएगा तो 3y बचेगा, है ना। 140 में से अगर आप 95 माइनस करते हो तो आपको 45 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे y रखेंगे 45 के डिवाइड में 3, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 5 15। तो लड़का कितने साल का है? 15 साल का है, 15 ईयर्स ओल्ड। अब ये वैल्यू आप पहली इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो आपको फादर की एज में मिल जाएगी। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, तो x प्लस 2 इंटू 15 इक्वल टू 17, तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 70, x इक्वल टू 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 40। तो इनके जो पेरेंट्स है फादर वो 40 ईयर्स के हैं। लास्ट में आपको एक वर्ड लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 2 पेज छोड़ा था देखो हमने। अब नेक्स्ट आया सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 14 m प्लस 13। ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फॉर्मूला वजह सॉल्व करना है। तो पहले तो आप कंपेयर करेंगे, तो a का वैल्यू आ जाएगा आपका 1, b का आ जाएगा आपका -14, c का वैल्यू आ जाएगा आपका 13। तो पहले आप b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हो, तो यानी -14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी यानी 13। देखो इसको ब्रैकेट में नहीं भी लिखें चलेगा, है ना। 13, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 माइनस 13 फोर ज़ा 52, है ना। अब 52 आप माइनस कीजिए 196 में से, कितना मिलेगा आपको? ये 144 मिलता है ना, 144, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का आपको वैल्यू आ गया। अब एक्स एम की वैल्यू मालूम करें तो m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फॉर्मूला है। तो 2 इंटू ए लास्ट में रहेगा। चलिए वैल्यू पुटअप कीजिए, माइनस फॉर्मूले का और बीटा की वैल्यू, बी की वैल्यू खुद माइनस में, और ये हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 2 इंटू ए मतलब 1। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2 1 2। तो m के दो वैल्यू आएंगे, एक 4 प्लस 12 अपॉन 2 और एक आएगा m इज इक्वल टू 4 माइनस 12 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 2 और ये m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 2। 2 8 ज़ा 16 यानी m इज इक्वल टू 8, 2 4 ज़ा 8 यानी m इज इक्वल टू -4। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत तेज जा रहा हूं तो आप ना वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स। 6 कार्ड है बॉक्स में। अ नंबर फ्रॉम 0 to 5 और हर कार्ड पर 0 से 5 नंबर लिखा हुआ है ना। तो s इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो एन ऑफ एस कितना हो गया? 6 हो गया ना। अब बोला वन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट दैट अ कार्ड ड्रॉन शोज नंबर 1। तो पहला एक ऐसा इवेंट है जिसमें पहला इवेंट बोला है कि अ नेचुरल नंबर। तो उसमें नेचुरल नंबर कितने? 1 2 3 4 5 कितने हो गए? एन ऑफ ए बराबर 12, 5 हो गया ना, 5 हो गया। सेकेंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करना ना, तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो आपका एन ऑफ ए आया आपका 5 और ये 6, ठीक है। इस तरह से कर रहा है। सेकेंड उसने बोला है अ नंबर लेस देन 1। तो बी ऐसा सेट जिसमें लेस देन 1 है मतलब 0 है। तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक नंबर है ना उसमें, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो आपका आ जाएगा ये 1/6 पी ऑफ बी। थर्ड वाला क्या है? अ होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? सो डियर स्टूडेंट, आपने तो होल नंबर पढ़ा ही है ना। होल नंबर क्या होता है ना, इसको सी सेट डाल देता हूँ मैं। होल नंबर क्या होता है? जिसमें 0 से नंबर शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5। तो 5 तक ये, तो कितने नंबर हो रहे हैं? एन ऑफ सी 6 हो रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी डिवाइड बाय एन ऑफ एस, है ना। तो 6 डिवाइड बाय 6 यानी दैट इज 1। तो आपका 1 आ गया। देखो अलग अलग सेट की प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई है इस तरह से।
तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे। क्या बोला है, टेबल दिया है टोल रुपीज में और नंबर ऑफ व्हीकल्स दिया है। एज्यूम मीन मेथड सॉल्व करना, टेक्सचुअल क्वेश्चन है ना। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, 3A एंड B तक, ये सब टेक्सचुअल होते हैं। और इतना पूरा करने पर अपने को 29 मार्क्स मिल सकते हैं अगर टेक्सचुअल क्वेश्चन अगर अच्छे से हमने पढ़ रखे हैं, और अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाएंगे एग्जाम में और हम लोग अगर अच्छे से लिख लेंगे तो 29 मार्क्स कहीं नहीं है अपने, है ना। अब देखो ये जो क्लास है ना, पहले मैं लिख लेता हूँ इसको। कितना, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800। अब ये फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 80, 110, 120, 70, 40। पहले इसका ऐड कर लो, सिग्मा या समेशन एफ आई इसका निकाल लो, है ना। कितना आएगा भाई, ये 120 और 80 आपका 200 हो गया, है ना। और ये 110 और ये भी 70 प्लस 40 110 हो गया। तो 200 में आपका 220 मिला लेता हूँ मैं, है ना। तो आपको आएगा 420 हो जाएगा। ये आ गया 420, इजीली टोटल कर लिए ना। ऐसे ही करना है एग्जाम में भी, ठीक है। अब ये निकालने के बाद एज्यूम मीन मेथड है ना, एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, अगला नंबर होता है क्लास इंटरवल का। वो कैसे बनता है, जो क्लास का लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 30 प्लस 300 प्लस 400 हो गया 700। तो 700 का जो अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 350 आ जाएगा। तो ये आएगा 350, ठीक है। इस तरह से करना है अपने को। अब मुझे ये बताइए, क्लास में 100 का गैप है, तो 100 का गैप लेके मैं अगला नंबर लिख लेता हूँ 450, अगला नंबर 550, अगला नंबर 650, अगला नंबर 750, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अगला एज्यूम मीन मेथड वाला कॉलम होता है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो ए आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर ए मैं पहला नंबर ले लेता हूँ ए। तो आपका एक्स आई वाला कॉलम जो है, यानी ये वाला कॉलम में से अगर ये ए 350 जाएगा, 350 से 350 जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ जाएगा 100, 200, 300, 400, है ना। ठीक है। अब आपका एफ आई इंटू डी आई मल्टीप्लाई होगा, यानी ये कॉलम का ये कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 80 इंटू 0 0, 110 का 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 11,000 हो जाएगा। ये 12 2 ज़ा 24 और ये 3 0, तो 24,000 हो गया। 7 3 ज़ा 21 और ये तीनों के 0, यानी 300 का 2 0 और 70 का 1 0, तो 21,000 हो गया। 4 4 ज़ा 16 और 3 0। अब इसका भी टोटल करिए आप, सिग्मा या समेशन एफ आई डी आई कितना हो रहा है ये। तो ये आता है 72,000, 72,000 आता है, ठीक है। अब आपका क्या कम करना होगा, मीन फाइंड करना है ना। तो मीन फाइंड करने के पहले डी बार चाहिए आपको। तो 72,000 के अपॉन में 420 पहले लिख के पहले डी बार निकालेंगे, है ना। तो डी बार निकालने के लिए 72,000 डिवाइड बाय 420, 0 0 कैंसिल, 6 के 7 6 ज़ा, है ना, 7 6 ज़ा, तो 6 से करते ना, 6 से करते हैं, 6 7 ज़ा, है ना, एंड 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और ये 00, ठीक है। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे 1200 को तो कितना आएगा, 7 1 ज़ा 7, कितना बचेगा 5, 0 उतार लिया, 7 7 ज़ा 49, है ना, एक बचा, फिर 0 लगाए, फिर 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, तो आपका 7 4 ज़ा 28, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, 7 2 ज़ा, तो एक तरह से ज़्यादा नंबर नहीं जानेगा। डी बार इज इक्वल टू 171.42, ये आपका आ गया। अब मीन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ए में आपका डी बार ऐड करेंगे। तो आपका ए क्या था
350 था, 350 में आप क्या करेंगे 171.42 ऐड करेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा। तो 350 में 171.42 ऐड करो तो 112 है ना, तो ये 521.42 आपका मीन आ जाएगा और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, हर किसी को आता होगा एज्यूमिंग मेथड सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हॉट्स क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, अब हॉट्स क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ अब सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए आप क्या करता है। पहला क्वेश्चन, अ बुक सेलर परचेज सम बुक्स। एक किताबें बेचने वाला कुछ बुक्स परचेस करता है, खरीदता है। तो जो बुक्स वो परचेस करता है वो 1200 रुपीज की बुक परचेस करता है। इफ ही हैड परचेस 10 मोर बुक्स, अगर वो 10 बुक्स ज्यादा खरीदता है सेम अमाउंट 1200 में, देन द प्राइस ऑफ ईच बुक वुड हैव बीन 20 रुपीज लेस। तो हर एक बुक का जो प्राइस है वो लेस हो जाएगा, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ही परचेस्ड, बताइए कि उसने कितने बुक्स परचेस किया। यहां पर बात हो रही है नंबर ऑफ बुक्स की, है ना, और उसके प्राइस की, है ना, प्राइस ऑफ ईच बुक्स, है कि नहीं। दो चीज की बारे में बात हो रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ये रीड करके हमको कैसे पता चलेगा कि ये चैप्टर 1 से है, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है ना। तो देखिए सबसे पहले तो जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हम सपोज करते हैं कि लेट एक्स बी द प्राइस या numbers, let x be the numbers of books which he purchased, है ना, जो उसने परचेस किया। ये नंबर ऑफ बुक्स है। तो हमको कॉस्ट कैसे मालूम होगा, कॉस्ट कैसे मालूम होता है, कॉस्ट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस कैसा मालूम होता है, एक बुक का जो अमाउंट उसने दिया है डिवाइड बाय एक बुक का नंबर, मतलब 1 बुक्स यानी उसकी तादाद, यानी जितनी बुक्स उसने परचेस किया उसको उससे डिवाइड करते हैं हम लोग उसके प्राइस को, तो हमको एक बुक का प्राइस मालूम पड़ता है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन में उसने बोला कि वो 10 बुक्स और परचेस करता है ना। 10 बुक्स अगर वो और परचेस करेगा तो उसका प्राइस लेस हो जाता है। तो देखो इसमें अगर मैं सेम प्राइस में वो 10 बुक्स और परचेस करेगा तो नंबर ऑफ बुक्स पहले x थी, अब क्या हो जाएगी x + 10 हो जाएगी। तो उसको 20 रुपया कम हो जाता है एक बुक पे, तो माइनस करेंगे और 20 माइनस करेंगे। तो यानी कुछ इस तरह से ही ऐसा हो जाएगा कि इक्वल टू 1200/x, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी ये। कि नॉर्मल वे में जब वो एक बुक परचेस करता है तो मतलब जितनी भी बुक वो परचेस करता है तो उसको कितना प्राइस देना पड़ता है, 1200 रुपीज। तो ईच बुक का कितना हो जाएगा, 1200/x हो जाएगा एक बुक का प्राइस। तो उसमें सेम अमाउंट में जब वो 10 बुक्स और परचेस कर लेता है तो उसको 20 रुपीज कम देना पड़ता है। तो उसको इस अंदाज में आप लिखेंगे, ये वे होगा। और ये क्या है हमारा, ये एक नॉर्मल जनरल फॉर्मूला है कि किसी भी बुक का प्राइस फाइंड करने के लिए आप उसके प्राइस को जो है उसके नंबर ऑफ बुक से डिवाइड कर देते हो तो आपको प्राइस पता चल जाता है। तो वही यहाँ पर हम लोग ने किया है। तो यहाँ क्या होगा, 1200/x + 10 हो जाएगा और ये वाला जो है ना इधर आ जाएगा -1200/x, और ये 20 इधर चला जाएगा, माइनस से इधर पे आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो इक्वेशन आपकी कुछ बन जाएगी ना इस तरह से। तो मैं अगर 1200 कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास बचेगा 1/x + 10 -1/x = हो जाएगा 20। आप क्या करो, इसके अंदर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर x 1 x -x + 10 डिवाइड बाय x + 10 × x, है ना। और ये 20 के डिवाइड में आ जाएगा 1200 इस तरह से। तो ये ब्रैकेट इधर से ओपन हो जाएगा तो x - x + 10 डिवाइड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जगह 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 60 हो जाएगा, तो 1/60 है ना। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 10 अपॉन हमारे पास आ जाएगा, 10 अपॉन क्या आ जाएगा, 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ऐसा हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, 600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो ये कुछ इस अंदाज में ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 600 माइनस में ले लेंगे तो इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब 600 के हमको फैक्टर निकालने हैं, तो आप लोग 3 2 जा 6 करते हैं ना, तो 30 20 जा 600 होगा। अब आपको 10 का गैप पीछे देखो, दोनों का अंदर 10 का गैप है, तो 20 माइनस में रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 30x माइनस 600 इक्वल टू 0। अब यहाँ से पेयर बना लेंगे, और पेयर बनाने के बाद कॉमन निकालें तो एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 20 प्लस 30, जो आपने यहाँ लिखा है वही रहेगा यहाँ पर, एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये दोनों कॉमन है, एक्स माइनस 20, तो एक बार लिखो तो एक्स माइनस 20 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 30 है ना, इक्वल टू 0। अब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 0, तो एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0, तो आपका आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 20 और एक आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 30। अब x हमने क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ बुक्स। क्या नंबर ऑफ बुक्स माइनस में हो सकते हैं, तो ये कंसिडरेबल नहीं होगा, इसको हम जो है नहीं मानेंगे। तो x इज इक्वल टू 20 ये हम कंसिडर करेंगे, जो उन्होंने जो बुक परचेस किया है वो 20 बुक्स परचेस किया है। देयरफॉर हमें लिखेंगे देयरफॉर द बुक सेलर परचेज्ड 20 बुक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, ये जो मैंने सॉल्व किया, ये जो डीपीपी है हमारी, ये जो एक तरह से पीपीटी है जिसपे हम लिख रहे हैं, ये आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी, है ना, सोल्यूशन के तौर पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी दिया आपको, -4 -1 2 अप टू x, इसका सम कितना है मालूम है, यानी एस एन इज इक्वल टू आपको दिया 437, तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, t1 ये आपका -4 क्या फर्स्ट टर्म है ना, ये आपका क्या आएगा -4 होगा t1, सेकेंड टर्म क्या रहेगा आपका -1, थर्ड टर्म क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में से हम लोग फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -1 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1 +4, तो ये 3 हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है, 3 आया। एक बार और निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू थर्ड टर्म में से, एक मिनट, थर्ड टर्म में से हम लोग सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो थर्ड टर्म हमारा 2 माइनस सेकेंड टर्म -1, तो 2 - +1 दैट इज 3। तो देखो कॉमन डिफरेंस जो है हमारा कांस्टेंट आ रहा है, d इज इक्वल टू 3। अब हम लोग tn का फॉर्मूला लगाएंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको tn का वैल्यू यानी x लास्ट टर्म आपको दिया, देखो ये जो है ना लास्ट टर्म है, ये आपका क्या है tn है, तो tn इज इक्वल टू हमारा x है, तो यहाँ पे x पुटअप कर दो। a आपका क्या है -4 है, n आपको फाइंड करना, d आपका 3 है, तो क्या करेंगे x के प्लस में 4 को भेज दो यहाँ पर n माइनस है ना 1 इंटू 3 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ मैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में इस तरह से हम लोग ले सकते हैं इसको, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको है ना मल्टीप्लाई कर दो, तो 3n माइनस 3 1 3, -3 जरा आ जाएगा, तो x प्लस 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, और यहाँ 3n रहेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, और ये n का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, x प्लस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू ये n हो गया। अब क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है ना तो हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, t1 प्लस tn वाला, तो एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 t1 प्लस tn। अब n क्या है आपका, एस एन आपका कितना है 437 है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 437, और लेकिन n आपका क्या आया हमारे पास, देखो x प्लस 7 डिवाइड बाय 3, तो x प्लस 7 डिवाइड बाय 3 फिर होल डिवाइड बाय 2, t1 आपका यहाँ -4 और tn आपका x है,
तो ये 437 के मल्टीप्लाई में 2 चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा x प्लस 7 डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई में करेंगे x माइनस 4 रहेगा। ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और ये 4 3 7 2 इंटू ये 3 भी ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या रह जाएगा x प्लस 7 और x माइनस 4, ये दो ब्रैकेट रह जाएंगे। तो ये दो ब्रैकेट को जल्दी से मल्टीप्लाई करके ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। मल्टीप्लाई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा x के साथ में अगर करेंगे तो ये प्लस 3x हो जाएगा, और दोनों में से एक माइनस तो माइनस, 7 4 जा 28। कितना हो रहा है भाई ये, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला है ना 4 3 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 2622 मिला। फिर ये माइनस 28 भी यहाँ चले जाएगा, तो 2622 प्लस 28 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो ये आपका ये हो जाएगा 2650 हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये एक भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, सॉरी माइनस में ले लेते इसको, है ना, एक मिनट, तो माइनस में ले लेंगे इसको 2650 को इक्वल टू 0। तो अब ये जो नंबर है काफ़ी बड़ा है, इसके फैक्टर निकालना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग पहले देखते हैं, कोशिश करते हैं 2650 का 5 से करते हैं, 5 5 जा 25, एक बार 5 3 जा 15 और ये 0 लास्ट में, और ये फिर लास्ट में 53 1 जा 53, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2। तो अपने को क्या मिल रहा है, एक नंबर आपका 53 मिल गया, दूसरा हम लोग देखो 5 5 जा 25 25 2 जा 50, तो दो नंबर मिल गए ना, 53 और 50, है ना। 2650 के दो रूट हमको मिल गए, 53 और 50। अब 3 प्लस में चाहिए ना अपने को, तो ये 50 माइनस में रखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 53x माइनस 50x माइनस 2650 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कॉमन निकालेंगे, तो x ब्रैकेट x प्लस 53 आ गया, यहाँ बचेगा माइनस 50 और x प्लस 53 यहाँ पर भी सेम आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ जाएगा कॉमन हो जाएगा x प्लस 53, तो x माइनस 50 इक्वल टू 0, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 0, तो x प्लस 53 इक्वल टू 0। मैं उर्दू में लिखने लगा देखो, और आएगा इंग्लिश में, x माइनस 50 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 53 और x इक्वल टू हो जाएगा प्लस 50। अब x का वैल्यू क्या था हमारा, ये x जो है ये AP का कोई एक नंबर है। अब जो नंबर है वो नंबर तब आता है जब डिफरेंस कॉमन होता है, तो अगर माइनस में नंबर ले लिया मैंने तो डिफरेंस माइनस में पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए x इक्वल टू 50 जो है ना ये कंसिडर किया जाएगा, यही माना जाएगा x इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है, और आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, है ना। 2 पेज में था, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राइविंग स्पीड, एक मिनट दीजिए ज़रा मैं देख लूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ चल रही है, चलिए। हाँ, तो व्हीकल ऑफ 400 कॉलेज स्टूडेंट, 400 कॉलेज स्टूडेंट का जो है ना एक तरह से सर्वे किया गया है, और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताया गया है, स्पीड लिमिट रखी गई है, कितने स्टूडेंट कितनी स्पीड में चलाते हैं व्हीकल को। तो इसकी मदद से हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, जो कि बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना एकदम आसान होता है। इसके लिए ना आपको 2 क्लास खुद से ऐड करनी पड़ती है, वो 2 क्लास जो यहाँ पर टेबल में आपको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वो 2 क्लास आपको इसमें ऐड करनी पड़ती है। तो कैसे आप ऐड करेंगे, देखिए सबसे पहले तो जो हॉरिजॉन्टली बना हुआ है इसको वर्टिकली बनाएंगे, है ना। तो आपका जो क्लास है इस तरह से लिखेंगे, क्लास यहाँ पर आएगा 20, देखो 20 to 30 पहले लिख देगा मैं, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। और यहाँ पर 2 क्लास जैसे मैंने आपको कहा कि हमको ऐड करनी होती है। देखो फ्रीक्वेंसी जो हमको दिया है ना, ये 680, 156, 98 और ये 60, तो हमको क्वेश्चन में दिया है। लेकिन 2 क्लास मैंने क्या ना कहा ना आपको, क्या हमको ऐड करनी होती है फर्स्ट में और लास्ट में, तो मैं 10 to 20 में ऐड कर रहा हूँ जिसका फ्रीक्वेंसी 0 रहेगा, और लास्ट में 70 to
80 मैं ऐड करूँ जिसका फ्रीक्वेंसी 0 रहेगा। तो ये हो गया हमारा कॉलम बन गया। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट कॉलम होता है क्लास मार्क वाला। अभी क्लास मार्क वाला बनता कैसा है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास और अपर लिमिट ऑफ क्लास को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हो, 10 + 20 30, 30 का हाफ 15। अब क्लास में अगर 10 का गैप है तो 10 का गैप लेके आप अगला नंबर लिख दीजिए 25, अगला नंबर लीजिए 35, अगला नंबर लिखिए 45, अगला नंबर लिखिए 55, अगला नंबर लिखिए 65, अगला नंबर लिखिए 75। ऐसा लिखते लिखते आपने सब लिख दिया। अब नेक्स्ट आपका जो है कोऑर्डिनेट रहता है, तो XI, FI। तो XI क्या आपका 15, 0 है ना, ये नंबर कॉमा ये नंबर, तो क्या हो जाएगा 25, 6, 35, 80, 45, 156, 55, 98 है ना, 65, 60 एंड 75, 0। ये सारे कोऑर्डिनेट आपके आ गए। जब आपके सारे कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तब आप क्या करेंगे, ग्राफ पेज बनाएंगे और ये सारे पॉइंट प्लॉट करेंगे, है ना। क्योंकि हमारे पास 0 से लेकर 10 तक का भी डेटा नहीं है, 0 ही एक तरह से उसका डेटा। तो इसको कैसे करेंगे जरा आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कुछ इस तरह से आपकी जो ग्राफ है ना वो बनेगा। आप देख सकते हैं ये जो क्लास है ना वो नीचे लिया हुआ है, और क्लास के भी है ना ये क्लास मार्क लिखे हुए 15, 25, 35। आप पूरा क्लास भी लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 वो भी लिख सकते हैं। और उसके जो मिडिल पॉइंट है वो आप है ना उसको जोड़ना रहेगा आपको। और सारे पॉइंट जो है ना जो हमने कोऑर्डिनेट बनाए यहाँ पर, ये सारे कोऑर्डिनेट जो है ना आपको यहाँ पर प्लॉट करने होंगे। और प्लॉट करने के बाद आपको स्केल और पेंसिल से जो इसको ज्वाइन कर लेना है। और देखिए ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की खास बात ये कि 0 से स्टार्ट होती है, यानी एक्स एक्सिस पे स्टार्ट होती है और एक्स एक्सिस पे एंड हो जाती है। इसलिए देखो आपको नीचे के जो 2 नंबर दिख रहे हैं या 2 ये दिख रहे हैं, इनका एक्स का पॉइंट जो है इसका 0 है, वाई का पॉइंट 0 इसका, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एग्जाम में कॉमन है, कंफर्म है, एग्जाम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में रखिए। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 3 मार्क्स के लिए। देखिए थोड़ा सा लेंदी जरूर है, बड़ा जरूर है, लेकिन आप समझ लीजिए। पहले बात तो ये इसमें जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी है ये लीनियर नहीं है, इसको लीनियर बनाना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू 1/m ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, और ये 1 इंटू 1/n ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना, -1। नेक्स्ट में भी देखो 1 इंटू 1/m प्लस 1/2 इंटू 1/n ऐसे लिख सकते हो ना, तोड़ के लिख रहा हूँ मैं इसको, ब्रेक कर रहा हूँ एक तरह से। तो हम लोग मान लेते हैं कि 1/m जो है ना हम लोग उसको ले लेते हैं x, और 1/n जो है ना उसको हम ले लेते हैं y, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहां पर भी 1/m है तो आप x ले लेंगे, तो 1/2x, और ये हो जाएगा 1 इंटू वाई सिर्फ -y, और ये -1। सेम यहाँ पर भी 1/m को x लिया तो ये हो जाएगा 1x प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू वाई इक्वल टू 8। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा और यहाँ पर 2y आ जाएगा और यहाँ पर -2 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ, देखो लिख देता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ से 2 गायब हो जाएगा तो y रहेगा, और 8 2 से 16 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर भी दोनों इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं इसको अगर हमको सेम बनाना है तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4x प्लस 2y इक्वल टू 16 2 ज़ा 32। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को जो है ना आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 1 और 3 को ऐड करेंगे, तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 32। देखो ऐड कर रहे हैं तो ये देखो 2y गया, ये हो जाएगा 5x, है ना। 32 में से 2 चले जाएगा तो 30 बचेगा, तो 5 1 5 5 6 30, तो x इक्वल टू 6 आ गया आपका। अब x की वैल्यू कहीं भी पुटअप कीजिए आप इजी इक्वेशन में, तो मैं इक्वेशन 1 में पुटअप करता हूँ, तो x - 2y इज इक्वल टू -2, 6 - 2y इज इक्वल टू -2, है ना। 6 के माइनस में प्लस 2 इधर आ जाएगा और 2y इधर आ जाएगा, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 8, तो 2 1 2 4 जाए तो y इज इक्वल टू 4। अब x और y कौन थे, तो 1/m इज इक्वल टू x था और 1/n इज इक्वल टू y था आपका। तो 1/m इज इक्वल टू 6 और 1/n इज इक्वल टू 4, देयरफॉर ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/6 और n इज इक्वल टू 1/4। खत्म
हो गया क्वेश्चन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैसे आना नहीं चाहिए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने दे दिया तो चलिए हो गया। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा पाई डायग्राम वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको ऊपर लेना चाहिए मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि बहुत नीचे हो गया ये। देखिए देखिए, तो यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, इससे हमको क्या बोला गया है कि पाई डायग्राम बनाना है। तो पाई डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो क्लास को लिखते हैं, और ये 0 से 20, 20 से, अच्छा 20 से 40 है क्या ये, 20 से 40 है ना, 40 से 60 और 60 से 80 समझ लो ये होगा, है ना। और यहाँ पर आ जाता है आपका फ्रीक्वेंसी, या जो भी आपका पॉइंट्स है, 15, 30, 40, 15। नेक्स्ट में आप है ना इसका सिग्मा या समेशन आप निकाल लीजिए, या टोटल निकाल लीजिए इसका कितना हो जाएगा, 15, 15, 30, 30, 60, 60, 40, 100 हो जाएगा ये, है ना। नेक्स्ट आपका काम होता है एंगल्स निकालना। तो एंगल कैसे निकलेगा, ये जो पॉइंट नंबर है 15 की डिवाइड करेंगे टोटल से यानी 100 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, क्योंकि हमको पाई डायग्राम बनाना है इसलिए। तो 0 0 एक कैंसिल करते हैं, 5 की 5 3 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, और ये 18 3 जा कितना था 54, तो पहला एंगल आपका 54 आ गया। सेम इसी तरह से 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, 0 0 कैंसिल कर रहे हैं, 5 6 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, और ये 18 है ना। तो यहाँ पर 18 6 हो जाए ना, तो 18 6 108 हो जाता है, तो ये 108 हो गया। नेक्स्ट वाला आपका है 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, सेम होगा, 0 0 कैंसिल करेंगे, 5 8 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, और ये 18, तो 18 8 जा कितना होता है आपका 144, तो हो जाएगा ये 144, है ना। फिर नेक्स्ट आएगा आपका 15 डिवाइड बाय 100, इसको भी 360 से करेंगे, है ना। तो 0 0 कैंसिल, 5 3 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, और ये 18 3 जा कितना होता है 54, तो ये हो गया 54। अब आप क्या करेंगे, ये सारे एंगल्स लेंगे। सबसे पहले तो आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाइए, इस तरह से इसको सेंटर दीजिए ओ, ये पॉइंट ए दे दीजिए पहला, और आपका जो प्रोटेक्टर है यानी डी है वो ओ ए पे रखेंगे, और पहला एंगल 54 का मतलब इधर पे ऐसा ले लेंगे, सब समझ लो, ये पॉइंट भी मिल जाएगा, या 54 हो गया आपका। फिर ओ बी के ऊपर आप रखेंगे और 108 लेंगे, तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा टिल्टेड आएगा, ये 108 हो गया आपका, है ना। फिर ये आपका पॉइंट सी रहेगा, तो ओ सी के ऊपर अगर आप रखेंगे तो अगला 144 समझ लो, यहाँ तक आ जाएगा आपका, ये 144 आ गया, खत्म। लास्ट वाला अपने को नापने की जरूरत ही नहीं, ये 54 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से 3 मार्क्स का पाई डायग्राम हो गया। कभी कभार पाई डायग्राम बनकर आता है, उसको देखकर है ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, ये भी 3 मार्क्स के लिए आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी अपनी बुक में ना करीबन 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे, वो कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ जो हमारा पेपर है वो एंड होता है, और आई होप आपको ये जो पेपर सोल्यूशन है समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। इसका PDF मैं बना के आपको जो है ना हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वसीम खान सर के नाम से, उस पर मैं आपको भेज देता हूं मैं, और आप इसको देख के रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है ना। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर एक तरह से जो पेपर है ये ख़त्म होता है। और इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक दिस सेशन, है ना। और अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर जिनका मैथ्स इंग्लिश में है, क्लास 10 के जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम यहाँ पर कंटेंट भेजते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक यहाँ पे दिया गया, इसको भी फॉलो कर लो, यहीं पर मैं सब चीज़ आपको भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड देन सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।